हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल चंदन सर कानपुर में। बच्चों, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं जल्दी ही ग्रामीण विकास की क्लास शुरू करूंगा और अपने वादे के तहत आज से मैं ग्रामीण विकास की क्लास शुरू कर रहा हूं। बच्चों, मैं आपको बता दूं कि ये जो सब्जेक्ट है ग्रामीण विकास, इसको ग्रामीण परिवेश या रूरल डेवलपमेंट के नाम से भी जानते हैं और ये लेखपाल में एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। लेखपाल में 4 सब्जेक्ट आएंगे, जिसमें चौथा सब्जेक्ट आपका ग्रामीण विकास है और 25 नंबर के क्वेश्चंस इस सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे। ठीक है बच्चे, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ग्रामीण विकास जो है ये आपका लेखपाल के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ साथ अगर आप कोई भी दूसरा एग्जाम देते हैं जिसमें कि जीएस पूछी जाती है तो जीएस के पोर्शन में ग्रामीण विकास के कई सारे ऐसे क्वेश्चन है जो आते रहते हैं। हम ये कह सकते हैं दूसरी भाषा में कि ग्रामीण विकास जो है वो एग्रीकल्चर साइंस है, यानी कि कृषि विज्ञान। ठीक है बच्चे, तो मैं आपको बता दूं कि जैसे कि मैं आपसे वादा किया था ग्रामीण विकास को शुरू करने का, उस वादे के तहत आज मैं अपनी क्लास तो शुरू कर ही रहा हूं। साथ साथ जो टॉपिक है ना, बड़ा ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण टॉपिक है और ये सभी एग्जाम के लिए। तो ये टॉपिक आपने पहले से भी पढ़ा होगा, लेकिन आज मैं इसकी डिटेल आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले बच्चों देख लो कि कौन सा टॉपिक मैं शुरू करने वाला हूं। ठीक है, जो हमारा टॉपिक है वो बच्चे है फसलों की क्रांति। ठीक है, जो टॉपिक का नाम है वो क्या है? फसलों की क्रांति। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? देखो, इस टॉपिक को हम बड़ी बारीकी से समझेंगे और पहले भी आपने कई बार पढ़ा होगा। ठीक है, कि लाल क्रांति का संबंध किससे है, हरित क्रांति का किससे है, पीली क्रांति, नीली क्रांति, या इंग्लिश से बात करेंगे तो ब्लू रेवोल्यूशन, येलो रेवोल्यूशन, रेड रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन, ब्लैक रेवोल्यूशन। ठीक है, तो इस तरह के आपने क्वेश्चन पढ़े होंगे। लेकिन बच्चे देखो, 2 चीजें हैं। पहली तो कि हम जितनी भी बहुत सारी ऐसी क्रांतियां हैं जिनके बारे में शायद आपने नहीं पता होगा या नहीं सुना होगा, ठीक है, उनको भी डिस्कस करूंगा। जैसे गोल्डन फाइबर क्रांति, ठीक है, सिल्वर फाइबर क्रांति, तो इस तरह की जो है, या जैसे मैंने आपसे बोला सूर्योदय क्रांति, सैफ्रॉन क्रांति जिसको केसरिया क्रांति कहते हैं। तो इस तरह की जो क्वेश्चन है वो भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा। साथ साथ ये तो ठीक है, कई सारी ऐसी चीजें जो आप कभी कभी किसी भी यूट्यूब चैनल पे देखते हैं या फिर किसी बुक में देखते हैं, आपको पढ़ाई जाती हैं, तो नॉर्मली तो हम रट लेते हैं, अच्छी बात है। लेकिन बात यह है कि ये क्रांतियां हैं क्या, इसका कंसेप्ट क्या है, इसको शुरू क्यों किया गया और ये क्रांति होती क्या है, तो इस पूरी डिटेल को मैं आपसे डिटेल से डिस्कस करूंगा। ठीक है बच्चे, चलो देखो, सबसे पहले तो कि हमारे पास जो चैप्टर है उसका नाम क्या है? फसलों की क्रांति। तो ये क्रांति शब्द क्या है बच्चे? देखो, क्रांति क्या होता है मैं आपको बताऊं। जब भी कभी भी, ठीक है, किसी भी चीज के लिए पॉजिटिव तरीके से बढ़ चढ़ के आंदोलन किया जाता है ना, जनता की भागीदारी रहती है ना, किसी भी चीज को अच्छा करने के लिए, तो उसको हम क्या कहते हैं? क्रांति कहते हैं। अब देखो बात समझना, जब मैं क्रांति की बात करता हूं तो आपको पता है कि भारत में 1857 की क्रांति हुई थी। ठीक है, ये बहुत ज्यादा फेमस रही है। 1857 की क्रांति हम क्या बोलते हैं? 1857 का रेवोल्यूशन। ठीक है, रेवोल्यूशन 1857। तो 1857 की जो क्रांति है ना, आखिर इसको क्रांति क्यों कहा गया, उसका मतलब क्या है? तो आपको पता है, अंग्रेजों ने हमारे देश पे जबरदस्ती कब्जा कर रखा था। ठीक है, और हमने क्या कर रखा था? उनसे लड़ने के लिए, है ना, अंग्रेजों से लड़ने के लिए हमने क्या किया? कहीं ना कहीं एकजुट हुए, है ना, पूरे देश में सारे लोग इकट्ठे हुए। मंगल पांडे की घटना हुई बैरकपुर छावनी पश्चिम बंगाल में, और उसके बाद पूरे देश में कहीं ना कहीं एक लहर आ गई और सबने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में हिस्सा लिया। तो देखो, अंग्रेजों के खिलाफ जब लड़ाई में हिस्सा लिया तो चूंकि हम लोगों ने हिस्सा लिया, हम भारतीयों ने, तो हमने हमेशा किस चीज के लिए? अच्छी चीज के लिए, पॉजिटिव चीज के लिए, क्योंकि अंग्रेजों ने हमारे देश पे कब्जा किया हुआ था। ठीक है, तो मैंने बताया ना कि किसी भी चीज में, किसी पॉजिटिव चीज के लिए बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना, है ना, आंदोलन करना ही क्या कहलाता है? क्रांति कहलाता है। ठीक है, इतना क्लियर है बच्चे? अच्छा, अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो कि हमारा जो टॉपिक है वो फसलों की क्रांतियां, है ना, तो फसलों में तो लड़ाई झगड़े की कोई बात हो नहीं रही है। तो फसलों में क्रांतियों का सीधा सा मतलब है कि किसी भी फसल की जो पैदावार है, यानी कि प्रोडक्शन है, उसको बढ़ाना। ठीक है, अब ये कैसे बढ़ाएगी, क्या इसकी कहानी हुआ, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है बच्चे, देखो बात क्या है कि आपको पता है कि हमारा जो देश है, यहाँ पे थोड़ा देखना बोर्ड पे, ठीक है, हमारा जो देश है बच्चे, ठीक है, ये आजाद कब हुआ? तो सबको पता है कि 15 अगस्त सन 1947। ठीक है, 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था, है ना। और जिस समय हमारा देश आजाद हुआ उस समय देश की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। क्यों? अंग्रेज काफी सालों से हमारे देश में क्या कर रहे थे? शासन कर रहे थे। ठीक है, शासन करने की वजह से आपको पता है कि अंग्रेज नील की खेती मुख्य रूप से कराते थे, तो हमारे किसानों की हालत अच्छी नहीं थी, है ना, और बहुत सारी जो तकनीक थी कृषि में, खेती में, वो भी नहीं लागू की जा सकी थी, है ना, देश की हालत बहुत अच्छी नहीं थी, आप जानते हैं। ठीक है, अच्छा, और बहुत सारे ऐसे टैक्सेस थे जो, यानी कि कर थे, लगान थे, जो अंग्रेजों ने हमारे ऊपर लगा रखे थे। इतना ठीक है। अच्छा, किसानों को उनकी मर्जी से काम नहीं करने दिया जाता था, हालांकि हमारा जो देश है वो एक कृषि प्रधान देश है। ठीक है,
ये हमने बहुत बार बुक्स में पढ़ा है। लेकिन बच्चे ये कृषि प्रधान देश होता क्या? कृषि प्रधान का मतलब है कि एक ऐसा देश जहां पर जहां की जो रोजी रोटी है, जो जीविका है, मुख्य रूप से कृषि पर निर्भर करती है, यानी कि खेती पर निर्भर करती है। हमारे देश में बच्चे आधी से ज्यादा जो आबादी है वो कृषि कार्यों में लगी हुई है। ठीक है, जब हम कृषि कार्यों की बात करते हैं तो इसमें खेती, पशुपालन, मछली पालन, डेयरी उद्योग, ये सभी शामिल होता है। ठीक है, तो हमारे देश में आधी से ज्यादा आबादी है जो कि क्या है, खेती या उससे जुड़े हुए कार्यों में लिप्त है, संलग्न है। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, तो जब अंग्रेजों ने हमारे देश को आजाद किया तो उस समय क्या, वो को पता है, भारत और पाकिस्तान के रूप में जो देश का बंटवारा था वो भी हो गया। बंटवारा हुआ तो बहुत सारे लोग थे जो हिंदुस्तान से पाकिस्तान गए और जो पाकिस्तान से हिंदुस्तान आए। अच्छा, आपने गदर मूवी देखी होगी, तो गदर मूवी में इसका कुछ अंश देखने को हमें मिलता है कि इतनी ज्यादा भगदड़ हुई और भगदड़ में बहुत सारे लोग मारे गए। अच्छा, जब इस तरह से अव्यवस्था फैली तो बहुत सारे लोग मारे भी गए और साथ साथ बहुत ज्यादा देश की अर्थव्यवस्था को भी नुकसान हुआ। ठीक है, देश की स्थिति बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। तो जैसे तैसे धीरे धीरे करके देश जब आजाद हुआ, देश का संविधान बना, भारत में सरकार बनी और चीजें कोशिश की गई। उस समय जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, तो उनके टाइम में कई सारी ऐसी कोशिश की गई कि धीरे धीरे चीजों को अच्छा किया जाए। ठीक है, और आपको पता है कि पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई थी, है ना? पंचवर्षीय योजना चलती रही है। तो जब पहली पंचवर्षीय योजना थी, है ना, तो पंचवर्ष सबसे पहले एक चीज और मैं बता दूं, पंचवर्षीय योजना की चूंकि बात आ गई है, हालांकि जो पंचवर्षीय योजना है ये इकोनॉमिक्स का टॉपिक है। इकोनॉमिक्स क्या होता है? अर्थशास्त्र। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे देता हूं। पंचवर्षीय योजना का मतलब है कि प्लानिंग कमीशन जो है, ठीक है, वो क्या करता है, योजना आयोग जिसको हम बोलते हैं, योजना आयोग को जो नया नाम है वो क्या है, नीति आयोग है। तो उस जमाने में जो योजना आयोग हुआ करता था वो सरकार के लिए अगले 5 सालों के लिए योजना बनाता था। ठीक है, वो सरकार को बताता था कि किस तरह से क्या चीज करनी चाहिए, देश के विकास के लिए क्या क्या काम करने चाहिए। ठीक है, और उसका एक लक्ष्य रखा जाता था। तो जो पहली पंचवर्षीय योजना थी बच्चे, उसका लक्ष्य क्या था, कृषि रखा गया था, यानी कि खेती। ठीक है, तो इसका मतलब है कि पहली पंचवर्षीय योजना जो थी 1951 से 1956 के दौरान, ठीक है, उस पंचवर्षीय योजना में जो टारगेट बनाया गया था वो बच्चे क्या बनाया गया था, वो रखा गया था खेती का। ठीक है, यानी कि खेती को किस तरह से बढ़ावा दिया जाए। बात समझ में आई? ठीक है, अच्छा, अब खेती पे बहुत ज्यादा काम किया जाने, फोकस किया जाने लगा। तो अब धीरे धीरे क्या चीजें अच्छी हो रही थी। तो इसी के तहत 1960 में देश में पहला कृषि विश्वविद्यालय खोला गया, जो कि उत्तर प्रदेश के उधम सिंह नगर जो जिला है ना, उसके पंतनगर नाम की जगह पे खोला गया था। ठीक है, जिसको पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय कहा गया। हालांकि बाद में सन 2000 में जब उत्तराखंड नाम से एक नया राज्य बना दिया गया, यूपी के 13 जिलों को काटकर अलग करके, ठीक है, तो जो पंतनगर था वो उत्तराखंड में चला गया। लेकिन जिस समय पंतनगर यूनिवर्सिटी शुरू की गई थी उस समय वो कहाँ थी, उत्तर प्रदेश में थी। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, अच्छा, और भी काफी प्रयास किए गए। अब देखो हो क्या रहा था कि धीरे 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 करके आजादी के बाद देश में चीजें अच्छी की जा रही थी। अच्छा, खेती इतनी महत्वपूर्ण इसलिए है, आपको पता है कि जिंदा रहने के लिए, ठीक है, जीवित रहने के लिए तीन बेसिक चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हैं। क्या है? रोटी, कपड़ा और मकान। आप जानते हैं, ठीक है, रोटी, कपड़ा और मकान। और इन तीनों चीजों में भी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? रोटी है। रोटी से मतलब है भोजन से, खाने पीने से। ठीक है, अच्छा, जब खेती नहीं होगी तो फिर खाओगे क्या भाई, समस्या बन जाएगी ना। तो इसी के तहत बच्चे क्या किया गया कि खेती पे विशेष जोर दिया गया, क्योंकि अगर हमारे देश में सबसे जो ज्यादा समस्या थी वो किसकी थी? अनाज की, खाने पीने की। ठीक है, तो जब कोशिश की गई कि अगर खेती अच्छी हो जाएगी तो काफी हद तक ये चीजें सुधर जाएंगी और हम बाकी चीजों पे फोकस कर पाएंगे। इतना ठीक है बच्चे? तो क्या किया गया कि सरकार ने इस पे फोकस करना शुरू कर दिया, है ना। आजादी के बाद 1947 से लेके, ठीक है, और 1962 तक धीरे धीरे इस पे काम किया जा रहा था, चीजें अच्छी भी हो रही थी। लेकिन तभी अचानक से क्या हुआ, एक बड़ी घटना होगी बच्चे, और वो घटना थी कि 1962 में, ठीक है, 1962 में, ठीक, आपको पता है कि इंडिया और चाइना का युद्ध हो गया। ठीक है, इसके बाद 1965 में इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध हो गया। ठीक है, और 1966 में बच्चे सूखा पड़ गया। सूखा को इंग्लिश में बोलते हैं ड्रॉट। ठीक है, क्या पड़ गया? सूखा। अब बात समझना बच्चे, देखो मैंने आपको बताया कि 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ, ठीक है, तब से लेकर और क्या हुआ कि 1962 तक जो भारत सरकार थी वो पूरी कोशिश में लगी हुई थी कि चीजें धीरे धीरे अच्छी की जाए और खेती पे काफी काम किया जा रहा था। लेकिन तभी क्या हुआ कि भारत और चीन का युद्ध छिड़ गया। अच्छा, 1962 में भारत चीन का युद्ध हुआ, 1965 में पाकिस्तान के साथ भारत का युद्ध हुआ, और 1966 में क्या हुआ, 1966 में सूखा पड़ गया। अब बच्चे समझना, देखो युद्ध जो चाइना के साथ हुआ था उसमें क्या हुआ कि चाइना जीत गया था। जब भारत पाकिस्तान का 1965 में हुआ तो भारत जीत गया। लेकिन एक बात बताओ, अगर कभी भी कोई युद्ध होता है ना, कोई भी लड़ाई झगड़ा होता है, मोहल्ले में भी हो जाए, ठीक है, किसी की तुम खोपड़ी फोड़ाओ जाके,
तो क्या होगा कि आपको पता है युद्ध में हमेशा जो नुकसान होता है वो दोनों पार्टी का होता है, ठीक है। अगर आप मजबूत हो तब भी होगा, क्यों भाई, आपने किसी की खोपड़ी फोड़ दी, उसने उठा के केस कर दिया आपके खिलाफ, है ना, अब एफआईआर हो गई, तो क्या होगा, कोर्ट के चक्कर लगा रहे हो, तुम भी लगा रहे हो, वो भी लगा रहा है, तो कहीं ना कहीं देखो समस्या थोड़ी बहुत होती है। हो सकता है तुमने किसी का ज्यादा नुकसान पहुंचाया, उसने तुम्हारा थोड़ा कम पहुंचाया, है ना। तो युद्ध में मोस्टली होता है कि कहीं ना कहीं दोनों पार्टी का नुकसान होता है। तो जब युद्ध हुआ तो भारत ने 2 युद्ध लड़े, और चूंकि ये पूरा देश के लेवल पे युद्ध थी, है ना भाई, हम किसी दूसरे देश के साथ युद्ध लड़ रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात थी, बहुत समस्या थी। तो जब 2 युद्ध लड़े तो क्या हुआ कि हमारी जो स्थिति थी वो और ज्यादा खराब हो गई। भाई पहले से अंग्रेजों के जाने के बाद हम अपनी स्थिति को अच्छा करने में लगे हुए थे, है ना, लेकिन जब ये युद्ध हो गए तो समस्या और ज्यादा खड़ी हो गई, भाई दिक्कतें और बढ़ गई। अच्छा, इसके बाद 1966 में क्या हुआ, जब पाकिस्तान का युद्ध हुआ उसके अगले साल, है ना, 1966 में देश में सूखा पड़ गया। अब जब भयंकर सूखा पड़ा तो आप जानते हैं कि सूखे में क्या होता है कि फसलें हमारी होती नहीं है, खराब होती, जमीनें सूख जाती हैं, तो समस्या और बढ़ गई। ये 3 इतनी बड़ी घटनाएं हो गई जिससे पूरे देश की जो अर्थव्यवस्था है वो चौपट होने लगी, और सारे के सारे लोग हिल गए, सरकार हिल गई, किसान हिल गए, हमारे सब लोग परेशान हो गए, ठीक है। अब जब इतनी ज्यादा समस्याएं आ गई तो सरकार ने सोचा कि भाई कुछ ऐसा करते हैं जिससे क्या हो कि इन समस्याओं से निपटा जाए। तब सरकार ने क्या किया कि एक कृषि वैज्ञानिक थे जिनका नाम था डॉक्टर MS स्वामीनाथन, ठीक है। डॉक्टर स्वामीनाथन से बात की और इसके बाद भारत में पहली हरित क्रांति की शुरुआत की गई, ठीक है बच्चे। तो जो पहली हरित क्रांति है भारत में, उसकी शुरुआत कब की गई बच्चे, तो 1966-67 में, ठीक है। 1966-67 में क्या हुआ कि भारत में क्या हुआ, पहली, ठीक है, हरित क्रांति की शुरुआत की गई, पहली हरित क्रांति की शुरुआत की गई, ठीक है बच्चे। तो इतनी बात समझ में आई, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, है ना, इसकी कहानी का ये भी थोड़ा सा मैं बता देता हूं, ठीक है। हरित क्रांति क्या थी, सारी चीजें क्या थी, ठीक है। अच्छा चलो, क्या यहाँ पे हमने जो कि पहली की बात की है, तो यहाँ पे एक और बात कर लेते हैं, दूसरी हरित क्रांति, ठीक है। दूसरी हरित क्रांति, इसकी शुरुआत बच्चे हुई थी 1983 और 84 में, ठीक है। 1983-84 में भारत में पहली हरित क्रांति हुई थी 1966 में, और दूसरी 1966-67 में पहली हुई, 1983-84 में दूसरी हरित क्रांति हुई। अब देखो इसकी कहानी समझते हैं। देखो सबसे पहले हरित क्रांति क्या है। हरित क्रांति का जो संबंध है वो कुल खाद्यान्न से है, ठीक है। कुल खाद्यान्न क्या होता है, देखो आपको पता है, जैसे यहां पे मैंने लिखा है ना, यहां पे मैं लिख देता हूं कुल खाद्यान्न, ठीक है। और कुल खाद्यान्न को इंग्लिश में टोटल फूड ग्रेन बोल सकते हैं, ठीक है। अब फूड ग्रेन, या अगर हम खाद्यान्न बोलेंगे तो इसका मतलब है खाने वाला अन्न, ठीक है। और अन्न का मतलब अनाज, ठीक है बच्चे। तो अनाज क्या होता है, देखो अनाज में जैसे आपका गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, ऐसी फसलें आ जाती है, यानी कि वो चीजें जो हम रोज अपने भोजन में शामिल करते हैं, जो खाने में शामिल करते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है भाई, अनाज हो गया। तो इस पे फोकस किया गया था कि जो अनाज है इसकी पैदावार कैसे बढ़ाई जाए, बात समझ में आई, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि सरकार ने, भाई देखो ये काम खेती से रिलेटेड है तो खेती की किसी एक्सपर्ट को बुलाना पड़ेगा। तो डॉक्टर MS स्वामीनाथन थे, वो क्या थे, बहुत बड़े कृषि वैज्ञानिक थे। तो सरकार ने उनसे बात की, बोला कि भैया आप बताओ कि ऐसी सी समस्या देश में क्या किया जाना चाहिए। उन्होंने फिर सुझाव दिया और इस पे काम करना शुरू किया, ठीक है। तो हरित क्रांति में क्या किया गया कि जितनी भी फसलें हैं उनके प्रोडक्शन पे, उनके उत्पादन में बढ़ाने के लिए कोशिश की गई, ठीक है। और आपको बता दूं कि जब पहली हरित क्रांति हुई तो उस समय जो गेहूं की फसल थी उसमें 500% की वृद्धि हो गई थी, ठीक है। जो ग्रोथ हुई थी कितनी हुई थी, 500% की। इतनी बात समझ में आई। और जितनी भी फसलें थी, जितने भी खाद्यान्न थे, सबकी पैदावार में बढ़ोतरी हुई। अब ये कैसे हुई, बात ये है, देखो खेती में क्या था, पहले हमारे देश में पुराने जमाने में जो खेती होती थी वो पारंपरिक तरीके से होती थी, ठीक है। पारंपरिक तरीका जो पुराना चला आया, ठीक है। बाद में क्या किया गया कि जब ये क्रांति लाएगी तो क्रांति में क्या किया गया कि तकनीक का यूज किया गया, टेक्निक का यूज किया गया, ठीक है। और इसके अलावा अच्छी किस्म के बीज का यूज किया गया, अच्छी क्वालिटी की खाद यूज की गई, है ना, सिंचाई की प्रॉपर व्यवस्था की गई, इस तरह से बहुत सारी चीजें की गई, है ना। अब देखो एक एग्जांपल बताता हूं, जैसे आलू की हम बात करते हैं, ठीक है। आप जानते होंगे कि आज से कुछ साल पहले, हम अगर एक रफली आइडिया लें तो लगभग 10 साल पहले, ठीक है, आलू की, मुझे याद है कि आलू की जो खुदाई होती थी तो उसको खेतों में खुरपी से एक एक आलू को निकालते थे, ठीक है, उसको फिर मिट्टी उसकी साफ करते थे। तो ऐसे करके बहुत सारे आलू जो थे जिसमें खुरपी लगने की वजह से वो कट भी जाते थे और बहुत सारे आलू खराब हो जाते थे, टाइम बहुत लगता था, है ना, एक एक महीना लग जाता था आलू की खुदाई में। अब लेकिन क्या हो गया, मशीनें आ गई हैं। मशीनों की वजह से क्या होता है कि एक ही दिन में पता लगा कि पूरे जितने के आलू हैं सबकी खुदाई हो जाती और ज्यादा आलू खराब भी नहीं होते हैं, टाइम भी बच जाता है, ठीक है ना। तो ये किस चीज की बात हो रही, तकनीक की बात हो रही, टेक्निक की बात हो रही, बच्चे समझ में आया, ठीक है। तो ये किया गया, यानी कि खेती में आधुनिक तकनीक लाई गई, ठीक है, अच्छी किस्म के बीज, खाद, है ना,
और सिंचाई की व्यवस्था की गई, और भी जितनी चीजें कर सकते थे वो की गई। तो इस वजह से क्या हुआ कि बहुत ज्यादा फायदा मिला। ठीक है, तो ये भाई हरित क्रांति। अच्छा, हरित क्रांति की जब बात करते हैं तो पहली बार जो हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी 1966-67 में। दूसरी जो हरित क्रांति हुई है वो 1983-84 में हुई। ठीक है, अब जब हम हरित क्रांति की बात करते हैं बच्चे, तो देखो अगर हम पूरी दुनिया की बात करेंगे, ठीक है, यानी यहां पे मैं लिख देता हूं कि विश्व में, ठीक है, विश्व में हरित क्रांति के जो जनक थे उनका नाम था डॉक्टर नॉर्मन, ठीक है, डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग। ठीक है, डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग कहां के रहने वाले थे? ये अमेरिका के। ठीक है, अगर क्वेश्चन आता है कि दुनिया में, है ना, पूरी दुनिया में विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है, ठीक है ना, तो उनका आंसर होगा डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग, अमेरिका के रहने वाले थे। और इन्हीं के नाम पे जो कृषि है, खेती है, उसमें बहुत बड़ा पुरस्कार दिया जाता है जिसको बोलते हैं डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग पुरस्कार। ठीक है, पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि बोरलॉग पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है, तो आंसर क्या होगा? खेती से है, यानी कि कृषि से है। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, अच्छा, इसके बाद अगर आ जाए कि भारत में हरित क्रांति के, भारत में, ठीक है, हरित क्रांति के जनक कौन है, तो जनक का मतलब होता है फादर, पिता, पितामह, यानी कि वो व्यक्ति जिसने उस चीज की शुरुआत की है, उस चीज के बारे में बताया, उस चीज पे पहली बार काम किया है। ठीक है, तो भारत में हरित क्रांति के जो जनक माने जाते हैं वो है डॉक्टर MS स्वामीनाथन। ठीक है, साउथ के थे, दक्षिण भारत के रहने वाले। ठीक है, डॉक्टर MS स्वामीनाथन। इतनी बात समझे बच्चे? अच्छा, एक चीज मैं आपको बता दूं, देखो डॉक्टर MS स्वामीनाथन जो है ना, इनकी बेटी है, उनका नाम है डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन। ठीक है, डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन भारत की पहली ऐसी व्यक्ति हैं जो कि WHO में, WHO क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन, उसमें जो नंबर 2 की पोजीशन होती है, उप महानिदेशक, है ना, उस पोस्ट पर, उस पद पर पहुंचने वाली पहली भारतीय व्यक्ति है। ठीक है, पहली भारतीय, यानी कि कोई भी भारतीय है जो WHO में नंबर 2 की पोजीशन पे पहुंचा है, तो इस पोजीशन पर पहुंचने वाली पहली भारतीय व्यक्ति कौन है? डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन, जो कि डॉक्टर MS स्वामीनाथन की बेटी हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया। तो दुनिया में अगर हम बात करेंगे कि हरित क्रांति के जनक कौन है बच्चे, तो उनका नाम है डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग, है, अमेरिका के रहने वाले। और भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? डॉक्टर MS स्वामीनाथन। ये कहाँ के हैं? भारत के ही हैं। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, ये हमने क्वेश्चन पढ़ लिया हरित क्रांति पे। ठीक है, अब इसके बाद बच्चे देखो, इसमें और कुछ क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, हमने हरित क्रांति के बारे में पढ़ लिया, तो इसमें देखो अलग से अगर क्वेश्चन, देखो ये तो मैं आपको बताऊंगा कि किस क्रांति का संबंध किससे है, लेकिन उसकी पहले थोड़ी सी बेसिक चीजों की जानकारी करते हैं ना। तो मैंने आपको ये बताया कि हरित क्रांति से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इंग्लिश में इसको बोलते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन, कि विश्व में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग, भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर MS स्वामीनाथन। ठीक है, हरित क्रांति हुई कब थी, तो पहली बार हुई थी 1966-67 में, दूसरी बार 1983 और 84 में। ठीक है, हरित क्रांति का संबंध किससे है, तो कुल खाद्यान्न से है, और उसमें भी मुख्य रूप से क्या है? गेहूं है। ठीक है बच्चे, अच्छा, इसके बाद एक क्वेश्चन आता है जिसको बोलते हैं श्वेत क्रांति। ठीक है, श्वेत क्रांति। अब बच्चे श्वेत क्रांति का जो संबंध है, इसको इंग्लिश में बोलेंगे व्हाइट रेवोल्यूशन। ठीक है, तो ये किससे बच्चे? दुग्ध उत्पादन से है। ठीक है, दुग्ध उत्पादन मतलब मिल्क प्रोडक्शन। ठीक है, अच्छा, अब ये भारत में कब हुई थी? अच्छा, एक चीज और, इसके कुछ नाम भी है। श्वेत क्रांति जो है, इसका एक नाम ये भी है, इसको बोलते हैं ऑपरेशन फ्लड। ठीक है, ऑपरेशन फ्लड भी कहा जाता है। और मैंने आपको बता दिया श्वेत क्रांति को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? व्हाइट रेवोल्यूशन। और कभी कभी पूछा जाता है कि ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है, तो आंसर क्या होगा? श्वेत क्रांति से, यानी कि व्हाइट रेवोल्यूशन से है। और ये किससे संबंधित है? तो दुग्ध उत्पादन से है बच्चे। और ये हुई कब थी भारत में? तो ये हुई थी 1970 में। ठीक है, और श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है डॉक्टर वर्गीस कुरियन को। ठीक है, डॉक्टर वर्गीस कुरियन भी कहां के थे? ये बच्चे थे साउथ के। ठीक है, अच्छा, डॉक्टर वर्गीस कुरियन जो थे, ये अमूल कंपनी के हेड थे। अमूल, कहीं ना कहीं कह सकते हैं अमूल जो कंपनी है ना, आपने सुना होगा अमूल के बहुत सारे मिल्क प्रोडक्ट आते हैं ना मार्केट में, दूध, दही, घी, मक्खन, ऐसे करके चीजें आती है ना। तो अमूल जो कंपनी है, इसके ये क्या थे? संस्थापक थे, हेड थे वर्गीस कुरियन। अच्छा, अमूल के बच्चे क्या है? फुल फॉर्म जो है ये है आनंद, ठीक है, मिल्क यूनियन लिमिटेड। ठीक है बच्चे, आनंद, आनंद क्या चीज है मैं आपको बताऊं, ये आनंद है, अगर हिंदी में लिखेंगे तो आनंद। ठीक है,
आणंद का मतलब क्या है, ये जगह का नाम है, ठीक है। गुजरात में एक शहर है जिसका नाम क्या है, आणंद। तो उस शहर में एक दूध डेयरी की स्थापना की गई थी, और इसके बाद वो बहुत बड़े पैमाने पे हम कह सकते हैं भारत की सबसे बड़ी इस फील्ड में कंपनी बन गई, ठीक है, या हम कह सकते हैं दूध डेयरी बन गई, और उसका नाम क्या पड़ा, अमूल। तो अमूल जो नाम है इसकी फुल फॉर्म क्या, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, और इसी की शॉर्ट फॉर्म में हम इसको अमूल लेते हैं। अमूल के नाम से पूरे देश में सब लोग जानते हैं इसको, ठीक है बच्चे। तो अमूल जो कंपनी है, इसके संस्थापक थे, इसके हेड थे, इसके मुखिया थे कौन, डॉक्टर वर्गीज कुरियन, और इन्होंने ही 1970 में ऑपरेशन फ्लड चलाया, जिसे हम श्वेत क्रांति के नाम से जानते हैं, और श्वेत क्रांति को इंग्लिश में व्हाइट रेवोल्यूशन कहते हैं। व्हाइट रेवोल्यूशन का संबंध बच्चे किससे है, तो दुग्ध उत्पादन से है। इतनी बात समझ में आई, ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है, ठीक है बच्चे। आगे बढ़े, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो सुन लें सब सारे बच्चे। अगला पूछा जाता है कि अमृत क्रांति, ठीक है, अमृत क्रांति, अमृत क्रांति का संबंध किससे है, ठीक है। तो अमृत क्रांति जो बच्चे है ना, इसका संबंध है नदियों को जोड़ना, ठीक है, किससे बच्चे, नदियों को जोड़ना। अब देखो नदियों को जोड़ने का क्या मतलब है, देखो जैसे मान लो कि ये कोई एरिया है हमारे देश में, एक नदी यहां बह रही है, एक नदी यहां बह रही है, एक नदी यहां बह रही है, एक यहां, ठीक है। अच्छा, अब आपको पता है कि क्या पूरे साल देश की सभी नदियों में पानी रहता है, और आपको पता है कि नदियों से ही नहरें निकाली जाती हैं, नहरों का काम फिर सिंचाई के लिए उनका पानी यूज किया जाता है। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। तो अगर हमारे देश में बहुत सारी ऐसी नदियां जो गर्मी के मौसम में पानी सूख जाता है। अच्छा, मुख्य रूप से जो उत्तर भारत की जो नदियां हैं, उत्तर भारत का मतलब है जो हिमालय से आने वाली नदियां हैं, उनमें तो क्या होता है कि गर्मी के मौसम में हिमालय से बर्फ पिघलती रहती है, धीरे धीरे पानी आता रहता है। लेकिन जो मध्य भारत और दक्षिण भारत की नदियां हैं, कई बार उनमें पानी बच्चे सूख जाता है गर्मी के मौसम में, ठीक है। तो हर नदी में आपको भी पता है कि पूरे साल पानी नहीं रहता है या कम हो जाता है। तो इस वजह से क्या होगा कि ये एक आइडिया था कि अगर हम नदियों को जोड़ दें, यानी कि देश की जो नदियां हैं इनको आपस में जोड़ दें, तो जोड़ने से बच्चे क्या फर्क पड़ेगा कि जिन नदियों में पानी कम है उनमें हम बड़ी नदियों से पानी को ला सकते हैं, और इससे पूरे देश में एक जाल बन जाएगा, और हम उस पानी को सिंचाई के रूप में यूज कर पाएंगे या पीने के रूप में यूज कर पाएंगे, ठीक है बच्चे। तो ये कंसेप्ट था, ये एक अवधारणा थी, ठीक है। तो ये जो विचार दिया था, किसने दिया था, तो उन व्यक्ति का नाम था डॉक्टर राम मनोहर, ठीक है, लोहिया। क्या नाम था, राम मनोहर लोहिया। तो बच्चे देखो पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि अमृत क्रांति का संबंध किससे है। अमृत क्रांति का संबंध बच्चे नदियों को जोड़ने से है, ठीक है। और अमृत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, यानी कि हु इज द फादर ऑफ नेक्टर रेवोल्यूशन, नेक्टर रेवोल्यूशन। तो अमृत क्रांति का जनक बच्चे कैसे कहते हैं, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी को कहा जाता है। इन्होंने यह सिद्धांत दिया था कि हम देश की बड़ी नदियों को छोटी नदियों से जोड़ दें, जिससे क्या होगा कि कहीं ना कहीं पानी की जो आपूर्ति है वो अच्छे से होती रहेगी। इतनी बात समझ आई बच्चे, ठीक है। तो देखो ये जो चैप्टर है ये थोड़ा सा बड़ा है, अगर मैं एक ही लेक्चर में कवर करूंगा तो लेक्चर बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा कि इसके पार्ट 2 में आपको बताऊंगा सारी डिटेल कि किस क्रांति का संबंध किससे है, बात समझ में आई, ठीक है। जैसे खाकी क्रांति का संबंध किससे है, गोल्डन फाइबर, सिल्वर फाइबर, सूर्योदय क्रांति, है ना, इस तरह की बहुत सारी हैं। बादामी क्रांति आपको बता दूंगा, इंद्रधनुषी क्रांति बता दूंगा, और भी कुछ ऐसी क्रांतियां हैं जो हो सकता है आपने ना सुनी हो, ठीक है बच्चे, लेकिन इंपॉर्टेंट है पेपर के हिसाब से। तो इस तरह की जो क्रांतियां हैं वो हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, इसके पार्ट 2 में। तो पार्ट 1 में मैंने आपको जितनी भी हिस्ट्री थी क्रांतियों को जिससे क्वेश्चन बन सकते थे पेपर में, मैंने कोई भी फालतू चीज नहीं बताई, कोशिश पूरी की है कि जो डेटा है वो सटीक रहे, टू दी पॉइंट रहे, ठीक है। तो कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा समझाने की आपको कोशिश है। और ये जो लेक्चर 1 है अगर आपको समझ में आया हो तो इसको क्या कर लो, देखो जितना भी मैंने यहाँ पे बोर्ड पे लिखा है ना, इतना ही नहीं, मैंने आपको जो भी स्टोरी बताई, जो भी कहानी बताई है ना, वो सारी की सारी स्टोरी आप क्या करोगे, नोट्स बना लो और उस पे लिख लो। जैसे एक एग्जांपल है कि मैंने आपको देखो यहाँ पे कुछ युद्ध के बारे में लिख दिया, इंडिया चाइना, इंडिया पाकिस्तान, है ना, यह सूखा का पड़ा। इसके अलावा मैंने आपको ये भी बताया कि हमारे यहाँ जो पंतनगर यूनिवर्सिटी है उसकी स्थापना कब की गई, ठीक है बच्चे। तो मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आपको बताता जाता हूं, तो आप प्रॉपर नोट्स बनाएं, और मुझे विश्वास है कि जब आप आने वाले टाइम में जो पेपर देंगे तो आपका कोई भी क्वेश्चन इस चैप्टर से बाहर नहीं जाएगा अगर इससे पूछा गया, जितना भी मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है बच्चे। तो अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही है तो चैनल को जम के शेयर कर दें, लाइक करें, कमेंट करते रहें। अगर आपको कुछ भी इस चैप्टर के पार्ट 2 में पढ़ना है, या आपको ऐसा लगता है कि कोई चीज ऐसी है जो छूट गई, आपको नहीं समझ में आ रही, आपको नहीं पता है, तो आप मुझे कमेंट करके बच्चे बता दें, ताकि उस चीज को मैं अगले पार्ट में, पार्ट 2 में उसको शामिल कर लूंगा, ठीक है बच्चे। तो लेक्चर अगर अच्छा लगा तो बस अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को सब्सक्राइब कराएं, चैनल को लाइक कर दें, कमेंट करते रहें, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग जल्दी ही अगले लेक्चर के साथ, फसलों की क्रांतियों के
पार्ट 2 के साथ बच्चे, भाग 2 के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।